अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 21 है। चैप्टर 8 हम लोगों ने एंड कर लिया है जी। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का कल हमने डिस्कस किया था। क्विकली ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं उसको, फिर आज उसकी प्रैक्टिस के ऊपर आते हैं। अच्छा, हमने कहा कि 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, मतलब कि ऐसे रिलेशंस जो कि बुनियादी तौर पर तो ऑफ़र एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन वगैरह इस तरह की किसी भी चीज़ में वो नहीं पड़े, बस वो रिलेशंस बन गए। अब कानून ने बीच में कहा कि यार क्योंकि इसमें एक पार्टी का इस्तेहसाल हो जाना है या एक पार्टी के साथ ज़्यादती हो जानी है अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया जाए, तो कानून ने क्या किया जी, उनको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ठीक है, तो कानून फिर ये कहता है कि भाई ये 5 रिलेशंस ऐसे हैं, अगर ये रिलेशंस पाए गए तो बेशक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वे में नहीं बनाया गया था, लेकिन मैं इसको क्या समझूंगा जी, ये कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो वो उसको हम क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। लॉ में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ हुआ है, तो पेपर में आपको इस नाम से भी आ सकता है, क्वाज़ाई के नाम से भी आ सकता है, या जैसे आपका चैप्टर का नेम है रिलेशंस दोज रिजेंबलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिजेंबल कर रहे हैं ऐसे रिलेशंस। ठीक है। अच्छा जी, तो उसमें अगर बात की जाए तो एक है जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आप माइनर को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को या इनके डिपेंडेंट्स को, मतलब माइनर के डिपेंडेंट को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के डिपेंडेंट को। ठीक है। तो देखिए आपका हमें पता है कि बेसिकली माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ये इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है जी, ये नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, ये पार्टीज कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वॉइड एब इनिशियो होता है इनके साथ एग्रीमेंट करना। लेकिन अब फिर कानून ने कहा कि यार अगर इनके साथ हर तरह का ही एग्रीमेंट हम ख़त्म कर देंगे तो कभी कभार ज़रूरत पड़ी जाती है इनको, तो फिर तो इनके साथ कोई एग्रीमेंट करेगा ही नहीं। तो कानून ने फिर एक शिक निकाली कि अगर कोई बंदा इनको बेसिक नेसेसिटीज़ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड कर दे, वो किस सर्कमस्टांसिस के अंदर देखा जाएगा कि बुनियादी ज़रूरत है या नहीं। जब मेंशन कहीं पर नहीं लिस्ट की गई, आप समझ लें एक प्रिंसिपल एक उसूल बता दिया गया कि जी बुनियादी ज़रूरत आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बुनियादी ज़रूरत है क्या, वो आपको इन द गिवन सर्कमस्टांसिस देखनी पड़ेगी। तो अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो यार ये जो सप्लायर है, जो सेलर है बेसिकली चीज़ों का या सर्विसेज का, अगर वो दे रहा है इनको, तो उसको भी तो बेचारे को सेफ साइड पे रखना है। तो कानून ने कहा कि यार आपको हम सेफ साइड पे रखेंगे, लेकिन लिमिटेड हद तक। लिमिटेड जिससे मुराद क्या है कि भाई आपको हम पैसे रिकवर करवा देंगे, बट ओनली फ्रॉम द इस्टेट या फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन। ठीक है, उसकी इस्टेट में से हम जो आपको रिकवर हो सकता है वो करवा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं, पर्सनली लायबल वो नहीं हो सकते। क्लियर है जी बात। अच्छा, फिर एक आपका आता है कि अगर आपने लॉस्ट गुड्स आपको मिल गई हैं, गुमशुदा चीज़ें आपको मिल गई हैं, तो यहाँ पर भी कानून कहता है कि यार अगर गुमशुदा चीज़ें मिलने पर मैं कुछ भी ना बोलूँ और वो उसका ऑनर बन जाए, तो इस तरह दुनिया में लोग तो चीज़ें उठा उठा के भी ले जाएंगे और कहेंगे ये तो गुमशुदा थी। ठीक, बाद में कहाँ साबित होता फिर ना। तो कानून ने कहा कि भाईजान चाहे गुम हुई चीज़ आपको मिल गई है, ये आपकी कभी भी नहीं हो सकती, यू कैन नेवर बी दी ऑनर ऑफ दी गुमशुदा चीज़। ठीक है जी, गुमशुदा चीज़ लॉस्ट गुड्स के आप कभी भी ऑनर नहीं बन सकते, यू आर ओनली अ फाइंडर। और अगर आपने भाई वो चीज़ उठा ली तो आपके ऊपर उल्टा जिम्मेदारी आ रहेगी। कौन सी जिम्मेदारी आ रहेगी? बेली की, बेलमेंट की हमने बात की थी। बेलमेंट क्या होती है कि बेलर जो है वो अपनी चीज़ें रखवाता है बेली के पास कि भाईजान इसको ख्याल रखो, इसको कस्टडी में रखो। मैंने आपको वो शायद कोल्ड स्टोरेज की एग्जांपल भी दी थी कि आप इसको रखो, आपको पैसे मिल जाएंगे कस्टडी में रखने के, हिफाजत करने के। तो वो कहते हैं इसी तरह का इनका रिलेशन बन जाता है। मतलब है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ने अब क्या करना है, चीज़ों को संभाल के रखना है अनटिल और अनलेस द ट्रू ओनर इज़ फाउंड। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ हक भी हैं, इसके राइट्स भी हैं। राइट्स के ये हैं कि भाईजान अब उस वो जो चीज़ है जब तक कि ट्रू ओनर नहीं मिलता उसके पास ही रहेगी, कोई और शख्स उससे आके, इवन पुलिस आके नहीं ले सकती उससे चीज़। कहेगा नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने क्या कहा हुआ है, मुझे बेली की उसने जिम्मेदारियां तफवीज़ की हुई हैं, मुझे दी हुई हैं बेली की जिम्मेदारियां, तो भाई मैं तो अब आपको नहीं चीज़ दे सकता।
हमने कल एग्जांपल भी एक इसकी देखी थी। अच्छा, फिर इसके ऊपर कुछ फ्राइज भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं। वो ये हैं कि भाईजान एक तो इसका चीज़ का उतना ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना जितना कि अपनी पर्सनल चीज़ का रखते हैं। दैन असल ओनर ढूंढने में पूरी कोशिश करनी है, पूरी जद्दोजहद करनी है, असल ओनर मिले, और चीज़ को सेल नहीं कर सकता सिवाय दो सिचुएशंस के। दो सिचुएशंस कौन सी थी? एक सिचुएशन थी कि अगर चीज़ पेरिशेबल आइटम हो, पता हो गया इसने ख़राब हो जाना है बंदा मिलने तक, तो भाई फिर उसको सेल कर दो, ठीक। और सेकंड क्या थी कि अगर ट्रू ओनर ढूंढने में जो लॉफुल चार्जेस, लीगल चार्जेस हैं, मतलब है कि वाकई जो सही खर्चा हुआ है वो आपका रिश्वतें नहीं वो कहता बीच में डालनी, सही जो प्रॉपर खर्चा हुआ है वो गुड्स की मार्केट वैल्यू का 2/3 हो चुका है, तो बस वो कहते हैं यार छड्डो जान उसकी, अब बेच दो इसको, ठीक है। अच्छा, ये फिर हमने सिचुएशन देखी। फिर एक सिचुएशन हमने देखी कि भाई जिसमें हम ये कहते हैं कि इंजॉइंग द बेनिफिट्स फ्रॉम नॉन ग्रेचुइटस एक्ट्स और गुड्स बाय अदर। किसी बंदे ने आपको या तो चीज़ें दे दी हैं या एक्ट कोई आपके लिए कुछ सर्विस की है, लेकिन नॉन ग्रेचुइटस की है। नॉन ग्रेचुइटस से मुराद क्या है? मुफ्त में नहीं की। ग्रेचुइटस का मतलब क्या होता है? मुफ्त में करना। नॉन ग्रेचुइटस मुफ्त में नहीं की, वो आपसे आगे कोई उसकी कंसिडरेशन लेना चाह रहा था, बेशक एग्री नहीं हुआ पहले, लेकिन वो चाह रहा था और आपको उस चीज़ का बेनिफिट भी मिला है, उस सर्विस का बेनिफिट भी मिला है, तो भाईजान आपने फिर उसको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कहा जी पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी वाला सीन ये था कि भाई अगर एक शख्स है, उसने किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, लीगल पैसे हैं, मतलब बनते थे, उसने देने थे, लेकिन वो नहीं दे रहा था, तो एक इंटरेस्टेड पार्टी होना लाजमी है, लाजमी है। इंटरेस्टेड पार्टी से मुराद क्या है कि जिसका अपना कोई ज़ाती दिलचस्पी हो उस चीज़ के अंदर, यार अगर इसने पैसे ना दिए मेरा अपना नुकसान हो जाना है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल दी, रेंट की एग्जाम्पल दी टेनेंट की, कि भाई वो बिजली का बिल आ गया हुआ था, वो कहते हैं यार अगर मैंने बिजली का बिल ना भरा तो ओनर को तो कुछ नहीं होना, ओनर तो ढीठ होकर बैठा हुआ है, मुझे उन्होंने बिजली का मीटर काट जाना है, ठीक है। इधर वैसे बिजली नहीं आती, ऊपर से मीटर भी कट गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। घर छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं अपनी जेब से भर देता हूँ, तो कानून कहता है भाई अगर आपने अपनी जेब से भर दी है तो जो असल बंदे की लाइबिलिटी थी ना, वो अब क्या है, लाइबल है कि आपको पैसे रीइंबर्स करें, ठीक है। ये कानून आ गया। लास्ट हमारा था कि अगर बाय कोरिजन या बाय मिस्टेक आपके पास पैसा आ गया हो, पेमेंट किसी ने आपको कर दी है या गुड्स डिलीवर आपको कर दी गलती से या बाय कोरिजन, तो सर कानून कहता है कि वो भी आप वापस उसकी चीज़ें करें, अगर चीज़ें नहीं वापस कर सकते उसको पेमेंट करें, ठीक है जी। तो भाई ये सिंपल सा क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट था। आज इसके ज़रा कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ 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 पूछ लेनी। एमसीक्यूज़ पे आ रहे हैं। सबसे पहले देखो, पहला नंबर पे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या है, जिसका मतलब ऑब्लिगेशंस इम्पोज बाय लॉ रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, यही लग रहा है, लेकिन हमेशा चारों पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता होता है कि हमने अक्सर देखा भी है कि हम पहला लगा देते हैं, दूसरा लगाते हैं, पता लगता है ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव या ज़्यादा बेहतर जो आंसर होता है वो आगे लिखा होता है। अच्छा, तो दूसरा क्या, ऑब्लिगेशन पार्टली क्रिएटेड बाय, नहीं पार्टली नहीं है, पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। थर्ड, ऑब्लिगेशन पार्टली इन्फोर्सेबल, नहीं, ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें ना, चौथा भी इम्पोज बाय कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, लेकिन पहले वाला सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है ना, ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो ए हो गया। अच्छा, सेकंड पे क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस करते हैं? अच्छा, ये आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है ये चीज़ जो इन्होंने अब डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, लेकिन अब आ गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कानून जो है ना वो कुछ प्रिंसिपल, कुछ उसूलों के बेस पर बनाया जाता है। कोई भी कानून है दुनिया का, आप लोग टैक्स पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे कि जी उसमें भी कुछ बुनियादें हैं उसकी, जैसे फेयरनेस होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए उसके अंदर भी, मतलब कि आप जुल्म नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दें और ये सारा सिस्टम। तो इसी तरह कोई भी कानून होता है उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है, ठीक है। आप IFRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, वो कानून तो नहीं है, लेकिन चलें कोई एक डॉक्यूमेंट है ना, एक म्यूचुअली एग्रीड एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनकी भी बुनियाद है ट्रांसपेरेंसी है, उनकी बुनियाद ट्रू एंड फेयरनेस उसकी बुनियाद है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं बेसिक, जिसमें से एक प्रिंसिपल क्या है आपका इक्विटी एंड जस्टिस का। इक्विटी से मुराद है यहाँ पे इक्वालिटी, और जस्टिस आपको पता है इंसाफ, अदलो इंसाफ बेसिकली, ठीक है, अदलो इंसाफ की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस कर रहे हैं? पहले नंबर पे आ गया सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, नेचुरली क्रिएटेड राइट्स, नेचुरली कहाँ से हो गए, फिर प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस,
ये ना प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी एंड जस्टिस होता है। वही अभी जैसे हमने आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बात की कि यार कुछ रिलेशन इस तरह के हैं उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया, लेकिन कानून कहता है कि यार किसी के साथ ज्यादती हो या नहीं अगर मैं बीच में ना आया, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि उस बंदे को हक मिलना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर किसी की चीज़ गुम हो जाए तो ढूंढने वाला उसको चीज़ वापस करे, वरना तो लोगों की चीज़ें उठा के आप ले जाएंगे और कह देंगे गुम गई। इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर किसी इंटरेस्टेड पार्टी ने, अल्लाह वाले ने आपके लिए पैसे दे ही दिए हैं तो भैया आप उसको रीइंबर्स करो। इंसाफ का तकाजा तो यह है कि अगर गलती से किसी के पास आप पैसे पकड़ाएँ या डिलीवर कराएँ गुड्स, तो उसका जब जो कि उसकी है ही नहीं तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि या तो वो चीज़ें वापस करे, उसके पैसे दे। बात आई ना समझ। तो ये आप सारे 5 के 5 सिचुएशंस देखेंगे तो उसमें एक्विटी एंड जस्टिस आपको नज़र आएगा कि वो उसके लिए अदल इंसाफ के लिए। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी एंड जस्टिस ये याद रखना है आपने, क्योंकि एज सच आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है ये प्रिंसिपल्स। अच्छा, क्वेश्चन 3 पे आ रहा है, इन केस आर्टिकल्स ऑफ नेसेसिटी आर सप्लाई टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी और टू हिज डिपेंडेंट, द सप्लायर इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स। वही पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड माइनर को अगर आप कोई बेसिक नेसेसिटीज़ दे दें या उसके डिपेंडेंट्स को, तो वो कहता है कि सप्लायर कहाँ से रीइंबर्स करेगा, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इनकैपेबल पर्सन। यही लग रहा है, लेकिन आगे भी देखें, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट बेचारा तो खुद उस बंदे पे डिपेंड कर रहा है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी। पर्सनल लायबिलिटी फ्रॉम नॉन, तो भाई ए ही है इसका भी, ठीक है। अच्छा, 4 पे आ रहा है, कंपनसेशन फ्रॉम नॉन ग्रेचुइटस एक्ट इज़ वैलिड प्रोवाइडेड। वो कहते हैं नॉन ग्रेचुइटस एक्ट की कंपनसेशन कब वैलिड होगी, मतलब कि कब अगर वो बंदा आपको पैसे दे तो उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। पहले नंबर पे आ गया, पार्टी डूइंग एक्ट हैज़ एन इंटेंशन टू गेट कंपनसेशन। उसका पहले ज़हन था कि मुझे इसके पैसे मिलेंगे। अगर उसका ज़हन था मैं ग्रेचुइटसली कर रहा हूँ, अल्लाह वास्ते कर रहा हूँ, तो भाईजान फिर वो पैसे नहीं ले सकता, वो फिर वो रात की बात कही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो उसको मिलने चाहिए। सेकेंडली, द पर्सन फॉर होम द एक्ट इज़ डन मस्ट हैव गॉट बेनिफिट। उसको फ़ायदा भी हुआ अगले बंदे को, रेसिपिएंट को, फिर ही वो देगा। थर्ड, एक्ट डन बाय द पार्टीज लॉफुल। लॉफुल काम तो मेरे ख्याल में ऑल ऑफ द अबव बन जाता है, ठीक है। एग्जांपल 5, इन केस नेसेसिटी इज सप्लाई टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी से आप क्या रिकवर कर सकते हैं। देखें, ये बात बड़ी अहम है। उसने कहा कि अगर आपने किसी माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को बेसिक नेसेसिटीज दे ही दी हैं तो उनकी वैल्यू कौन सी वाली वैल्यू लेंगे। क्या आप मार्केट प्राइस लेंगे जितने में मार्केट में बिकती है, या कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। रीजनेबल प्राइस या कॉस्ट प्लस प्राइस क्या लेंगे। कॉस्ट प्लस प्राइस क्या चीज़ होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखा होता है फिर भी कुछ समझ आती। अच्छा, तो भाई वो आपका बेसिकली देखें, हमें पता है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या माइनर है, लॉजिक समझना ना बात का, प्रिंसिपल उसूल समझना है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते ना। अब अगर आपने उनके साथ भी मार्केट टर्म्स के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कानून कहता है भाई मैं तो अलाउ ही नहीं कर रहा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करो। तो भाई जब आपने बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी है तो आप वहाँ पे उनसे कमाई का ना सोचो, ज़्यादा कमाई का ना सोचो, उनसे रीज़नेबल पैसे ले लो। रीज़नेबल अब गिवन सर्कमस्टांसेस में देखा जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं जितने के रीज़नेबल बनते हैं ना उतने के पैसे उनसे ले लो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हम बात कर लेते हैं कि पीसी होटल की बात कर लें। अब वहाँ पे लेट से एक पानी की बोतल जो है, एक बोतल 500 ml जो है, लेट से वो 200 रुपये की मिलती है मिसाल के तौर पे। अब वहाँ पर कोई माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन चला गया, पहले नंबर पे तो वो इतनी जगह पे जाए क्यों, लेकिन लेट से वो बाहर से गुजर रहा था तो गर्मी बहुत ज़्यादा, उसने गार्ड को कहा यार पानी मुझे प्लीज़ दे दे। उसने कहा कि सर ख़रीदना ही पड़ता है अंदर से, तो मैं आपको ख़रीद के दे देता हूँ। तो उसने कहा यार उन्हें जा कहो कि मैं माइनर हूँ, ठीक है, तो या मैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा करें मेरे साथ, कोई ख्याल करें। मैं मेरे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन चलो मैं कोशिश करूँगा जितने ही मेरे पास हुए मैं दे दूँगा आपको। अब वो आया, उसने आके कहा यार ये पानी की बोतल ले ले और 200 रुपया दे दे। अब अगला बंदा कहता है कि यार 200 रुपया की तो आप सबको देते हो, मेरे लिए कुछ फेवर नहीं है आपकी तरफ से, ठीक है। मतलब है कि कानून ने वैसे ही मना किया हो, ये तो एक मुझे भी कानून ने रिलैक्सेशन दी है कि यार अगर बिल्कुल ही वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा मेरे साथ तो किसी तरह का कोई भी बंदा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और आपको भी एक उसने एक फैसिलिटी दे दी है कि यार अगर आप मुझे प्रोवाइड कर ही दें बेसिक नेसेसिटीज तो आप रिकवरी भी कर सकते हैं। तो यार कोई रीज़नेबल सी बात के ऊपर आते हैं हम। तो उसने कहा चलो यार 60-70 रुपये दे दो, 80 रुपये दे दो, बात आ रही है समझ। तो भाई रीज़नेबल ही आपने इनसे लेने हैं। मार्केट प्राइस आपने
वो आप आमतौर पे प्रॉफिट डाल डूल के पता नहीं कितने पैसे लेते होंगे, इतने चार्ज इनको, क्योंकि इनकी सिचुएशन वो वाली नहीं है। हमने जैसे ऊपर बात की ना कि प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी एंड जस्टिस पे हमने देखना ना, अदल इंसाफ। आप देखें कि गरीब आदमी को भी क्या आप चीज़ का वही रेट लगाएंगे जो आप एक अमीर आदमी को लगाएंगे। पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म है ना ये। कैपिटलिज्म क्या होता है कि जी आपका पैसे से पैसा बन रहा है, दे डोंट केयर कि जी अगला बंदा अमीर है गरीब है वट एवर, वो कहते हैं ठोको भाई हर किसी को। सेल्स टैक्स है, हर बंदा ही पे कर रहा है। जिसके पास अरबों खरबों रुपया है उसने भी मिसाल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 18 रुपये देने हैं, और एक गरीब तरीन बेचारा बंदा उसने भी 100 के ऊपर 18 ही देने हैं। ये ज़्यादती है ना, तो ये फजूल कानून होते हैं। लेकिन यहाँ भी वो कहता है यार रीज़नेबल अमाउंट लो, अदल और इंसाफ के साथ चलो थोड़ा सा। अच्छा आगे आ जाए। 6, फाइंडर ऑफ गुड्स इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर टेकिंग रीज़नेबल केयर। ज़ाहिर है उसने भाई चीज़ों की उतना ख्याल रखना है जितना कि उसकी अपनी ज़ाती चीज़ों का वो रखता है। 7, व्हेन वन पार्टी अंडर अ मिस्टेक पेज मनी टू द अदर पार्टी, भाई गलती से उसने कोई पैसे किसी दूसरे बंदे को पे कर दिए विच इज़ नॉट ड्यू बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उसने नहीं देने थे, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली वो बंदा पैसे वापस करेगा उसको, सिंपल। 8, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज क्रिएशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टी विदाउट मेकिंग एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा जी इसमें कौन सी क्वाज़ाई नहीं है, तो पहला आ गया सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा पेपर के अंदर ना बिल्कुल तसल्ली के साथ, इंतहाई तसल्ली के साथ, बहुत टाइम होता है लेकिन ये टाइम दोबारा आ सकता है फिर 6 महीनों बाद, ठीक है। अगर हमने कुछ जल्द, हमें किस चीज़ की जल्दी है? 3 घंटे यार, पूरे 3 घंटे बैठ के हैं, जब तक कि एग्जामिनर पेपर आगे छीनता नहीं हमने नहीं पकड़ाना उसको पेपर। तो आप तसल्ली के साथ एक एक वर्ड को समझते हो। MCQs के देखें 15 नंबर का आता है, इसमें से यार 12-13 तो बहुत इजीली आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे? कब आएंगे? जब आप अपना आंखें दिमाग खोल कर करेंगे, वरना ठीक है। अच्छा सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, उसने कहा कि नॉट द टाइप, तो पहले वाला तो है। दूसरा सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू द पर्सन हैविंग नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी और टू हिज डिपेंडेंट, ये भी है। थर्ड ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुइट, ये भी है। फिर आगे ऑब्लिगेशन टू पे फॉर ग्रेचुइटस एक्ट ऑफ सर्विस, जो जिसने अल्लाह वास्ते किया, मतलब चैरिटी दी है, आपको चैरिटी में गुड्स या सर्विसेज दी हैं, वो बंदा आपसे पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि उसने ग्रेचुइटसली किया है, ठीक है, उसको नहीं आप दे सकते भाई। डी इसका आंसर था। अच्छा नेक्स्ट आ रहे हैं 9, मिस्टर ए हैज़ लॉस्ट हिज पेट डॉग, चलो उसका पपी गुम हो गया। नॉट बीइंग एबल टू फाइंड इट आउट, ही अनाउंसेस दैट हूसोएवर फाइंड्स इट एंड रिटर्न्स इट बैक टू हिम ही विल सूटेबली रिवॉर्ड हिम, ठीक है। मिस्टर डी फाउंड दैट डॉग एंड टुक कस्टडी ऑफ, मिस्टर डी को मिल गया, मतलब है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट डॉग, लॉस्ट गुड्स, तो भाई उसको मिल गया कुत्ता। उसने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत वाली बतानी है ध्यान से। ऐसी चीज़ आ रही है इनकरेक्ट वगैरह, उसको अंडरलाइन करें ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बार बार जेहन में आए, मैंने इनकरेक्ट वाली बतानी है। अच्छा पहले नंबर पे आगे, मिस्टर डी मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू ट्रेस डॉग्स ऑनर, ऑब्वियसली इफ मिस्टर डी डज नॉट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू ट्रेस डॉग्स ऑनर ही विल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली भाई अगर वो नहीं बंदा ढूंढता तो उसका वो गिल्टी होगा, उसने ऑफेंस किया है कि उसने अपने नाम पे किसी और की चीज़ कन्वर्ट कर ली है, ठीक है। रॉन्गफुल कन्वर्जन से बुला गया किसी और की चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना इलीगली। सी मिस्टर डी मस्ट सेल द डॉग इमीडिएटली इफ ट्रू ओनर इज नॉट फाउंड ऑन द सेम डे, उसने कहा फ़ौरन ही बेच दे, अगर तो बेचने वाला तो भाई सीन है ही नहीं, बेचने वाले तो 2 सीन थे बस। पेरिशेबल कुत्ता क्या ख़त्म हो जाता है? खाते हो आप कुत्ते को? तो वो तो ऑब्वियसली नहीं। और दूसरा क्या था 2/3 वाला, क्या आपकी इतनी कॉस्ट आ गई है बंदा ढूंढने में, तो अभी तक हमने पढ़ा तो नहीं है ऐसा कुछ, तो ये मेरे हाँ में इनकरेक्ट है। लास्ट भी देख रहे थे, मिस्टर डी हैज़ राइट टू रिटेन द डॉग अंटिल ट्रू, तो भाई बिल्कुल उसका राइट तो है, तो सी आंसर था इसका। 10 पे आ रहे हैं, मिस्टर एक्स सप्लाइड राइस एंड वीट वर्थ 20,000, मिस्टर एक्स ने भाई यही गंदम चावल दे रही है 20,000 के। मिस्टर वाई सप्लाइड अ मोबाइल फ़ोन, किन्नू मिली जा रहा है ना कुछ, मोबाइल फ़ोन भाई दे रही है 30,000 का। एंड मिस्टर जी लेंट 50,000 फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरी फॉर द वाइफ ऑफ एंड चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एम अ ल्यूनेटिक, चलो जी मिस्टर एम एक ल्यूनेटिक है, मतलब है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है। उनकी वाइफ को एक शख्स ने चावल और गंदम दे दी, ठीक है, 20,000 रुपये की, बेसिक नेसेसरीज के अंदर ही आती है ना, ठीक है। और एक ने मोबाइल फ़ोन दे दिया सिम डाल के अपने बाद नंबर सेव करके 30,000 का। एंड
मिस्टर जी साहब ने 50,000 रुपये दिए और आगे लिख दिया गया कि फॉर नेसेसिटी, तो ये तो सवाल ही ख़त्म हो गया ना कि ये तो है नेसेसिटी है। क्वेश्चन आता है दो ऊपर वाली चीज़ों में, मोबाइल फ़ोन क्या बेसिक नेसेसिटी है? नहीं है। ये आपकी बेशक हो सकती है कि आप इसके बगैर ज़िंदा नहीं रहते, लेकिन वैसे ये एक इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से नहीं है। बुनियादी ज़रूरतें वही हैं, खाना पीना हो गया आपका, गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर उस वक्त आपको किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो होगी, ठीक है, मेडिसिन होगी, इस तरह की चीज़ें। तो भाई उसने कहा कि कैन मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जी रिकवर एनीथिंग फ्रॉम एम? क्या वो कोई चीज़ रिकवर कर सकते हैं? तो भाई मिस्टर एक्स कर सकता है, बिल्कुल जी, मिस्टर एक्स तो कर सकता है। मिस्टर वाई कर सकता है, मिस्टर वाई नहीं कर सकता। और हम इसकी वजह क्या बताएंगे? मिस्टर वाई नहीं कर सकता बिकॉज मिस्टर एम वॉज अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट दैट टाइम। वो इनकॉम्पिटेंट था, प्लस क्योंकि इसने कोई बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं उसको प्रोवाइड किया उसके डिपेंडेंट को, तो भाई ये जो है उससे रिकवर नहीं कर सकता। तो भाई डी इसका आंसर है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जी कैन रिकवर देयर फुल मनी। ओके, अच्छा, इसमें यह भी हो सकता था कि मिस्टर जी लेंट 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 वॉज फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरीज एंड 10,000 वॉज फॉर न्यू क्लॉथ्स। ठीक है, इस तरह भी हो सकता था। या आप कह लें कि अब पेयर ऑफ क्लॉथ, या इस तरह कि वो बेसिक नेसेसिटी में नहीं चीज़ आ रही थी। देखो क्लॉथ वगैरह के अंदर या कपड़ों के अंदर भी आप बेसिक नेसेसिटी जब बताएगा ना, तो पीछे एक सिचुएशन बता रहा होगा कि इसके बाद नहीं है, ठीक है, फिर आपने कंसिडर करना है उसको। अच्छा जी, 11 पे आ रहे हैं, इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुइटी सेक्टर सर्विसेज द ऑब्लिगेशन टू पे अराइजेज इफ द फॉलोइंग कंडीशन। भाई कब होगा ये यार, ऊपर हो तो गया। 12 इन कोजाई कॉन्ट्रैक्ट दे आर लीगल ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। बस ख़त्म हो गया। चलें, ये थी दूसरे तरह क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। भाई लीगल प्रोविजन लिखना बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। अब हमारा ये 4 और 5वां ये चैप्टर एंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अभी तक समझ आ गई होगी कि विदाउट लीगल प्रोविजन ये आपका क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते, ठीक है। सीधा आप डिसीजन के ऊपर जंप करेंगे, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो प्लीज़ लीगल प्रोविजन लिखना सीखें। ये सारी की सारी लीगल प्रोविजन ही हैं। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड, सिंपल। यह आपकी लीगल प्रोविजन है, ठीक है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ़ अ पर्सन सप्लाइज बेसिक नेसेसिटीज टू अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, i.e. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और माइनर, ठीक है। इस तरह आपने करके लिखना है कि अगर वो प्रोवाइड करता तो भाई लीगल प्रोविजन लिखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है यहाँ पे। उसने कहा अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कॉज। उसने कहा भाई सिर्फ मुझे इसकी वेरियस टाइप्स बता दें। देखें जी, क्वेश्चन के ना मार्क्स देख कर किया करें। आपको पता है ना कि 1.8 मिनट्स पर मार्क बनते हैं आपके। मेरे ख्याल में आइडिया होगा इसका, अभी तक जो न्यू लोग हैं उनको भी आइडिया हो गया होगा, जो PRC से आए हैं, कि आपके पास 3 घंटे हैं, 180 मिनट हैं, 100 नंबर का पेपर है। तो इसका मतलब है कि हर मार्क को, एक नंबर को कितने मिनट सारे होते हैं? 1.8। तो आपने पूरी कोशिश करनी होती है इसके अंदर अंदर ही रहें। अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आपने उसको कोई 9 मिनट तक देने हैं बस, ठीक है। 9 से 10 तो हो रहे हैं, ये नहीं कि 15-20 हो गए। अभी रिसेंट हमने जो टेस्ट लिया है उसके अंदर स्टूडेंट्स वो बैठ गए लिखने, ठीक है, और लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं। वो वाला था कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। भाई उसमें बुलेट्स की फॉर्म में उसको छोटा सा करके लिखो, बात को ख़त्म करो, मतलब बात कवर भी हो जाए लेकिन क्विकली भी हो जाए, मार्क्स देख कर। और कई बार होता है मार्क्स आ गए 8 नंबर के, उधर पता नहीं क्या करते हैं, उधर बिल्कुल थोड़ा लिख देते हैं। तो यार ये इस चीज़ को कंसिडर किया करें। आपको ये समझ होनी चाहिए कि कब हमने डिटेल में लिखना है, आपको बताएगा नहीं हर बार। एक तो चीज़ होती है ना, वो रिक्वायरमेंट की भी आपको वो भी तब समझ आती है अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो, अदरवाइज़ नहीं आती। अगर पेपर में जाके पहली बार देखना है तो फिर क्या समझ आनी है। जैसे होता है ब्रीफली डिस्क्राइब, तो उसमें होता है थोड़ा लिखना है आपने, एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा कॉमन सेंस ही होती है। मार्क्स देखें या जितने नंबर है ना उस हिसाब से मैं थोड़ा लिखूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई ये पहला तो मेरे ख्याल में 5 हैं, तो आप 5 के 5 लिख देंगे। और इसमें ना, हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने आंसर करना है स्पेशली इस तरह की चीज़ों का, तो
उधर आप ये ना ज्यूम किया करें कि एग्जामिनर को आता है सब। फॉर एग्जांपल वो जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाला था उसमें लिखा है कंप्लीटेड गिफ्ट, बस मोगी गल भाई कंप्लीटेड गिफ्ट होता क्या है, ये रजिस्टर्ड होता है, रिटर्न होता है, ये किसने बताना है? एग्जामिनर को कुछ नहीं पता। एग्जामिनर तो आपसे पूछ रहा है, आप ही वहाँ पे ज्यूम करके आते हैं मैं अगर कंप्लीटेड गिफ्ट लिख दूंगा ना, एग्जामिनर को सारा कुछ ही पता है भाईजान, वो आपको टेस्ट कर रहा है, आपने बताना है कि आपको भी कुछ पता है कि नहीं। तो ये एक अजीब सी है वैसे बात तो, कि हम ये अगर सोच के पेपर करेंगे, इस तरह नहीं होता पेपर, ठीक है। अच्छा, या आ जाए प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे। अब ये केस सिनेरियो उसने कहा अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशन ऑब्लिगेशंस resembling those created by a contract are imposed by law although the parties have never entered into a contract, बिल्कुल, in view of the provisions of the Contract Act 1872 describe the conditions, ये बड़ा अहम है, ये बड़ा अहम है, which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following cases, ठीक है, ये बड़ा अहम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये भी इसलिए मैं कह रहा हूँ अहम कि रिक्वायरमेंट को इज्जत दो, रिक्वायरमेंट को इज्जत दो, रिक्वायरमेंट को इज्जत दो। मैं अक्सर आपको कहता भी हूँ कि भाई इसको इज्जत दें रिक्वायरमेंट को। आपके टेस्ट के ऊपर भी जो मैं मार्क कर रहा हूँ उनके ऊपर भी मैं लिखता हूँ। पता क्या है, हम लोगों ने एक अपना ज़हन बनाया होता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा हमने सिर्फ इसी तरह का जवाब लिखना है, हमने हमेशा इसी एंगल से लिखना है। भाई ऐसे नहीं है। अभी रिसेंट भी जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर जो टेस्ट 2 था उसमें भी यही किया, उसने पूछा हुआ कि भाईजान कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए टाइम बार डेट के लिए। वो आप उधर लिखी जाना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, वो पूछा ही नहीं है उसने। वो इररेलेवेंट चीज़ें आप लिख रहे हैं। दो नुकसान है, एक तो एग्जामिनर कहेगा इसको बोंगे को पता ही नहीं है मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, इसको जो पता है इस कॉन्सेप्ट के वाले से सारा कुछ छाप दिया, इसके मार्क्स काटो। सेकेंडली आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने 7-8 लाइनें फजूल में एक्स्ट्रा लिखी जिसका एक नंबर नहीं मिलना आपका। वही वाला टाइम आप किसी और जगह पर लगाते, किसी और क्वेश्चन के ऊपर लगाते, ठीक है। तो भाई रिक्वायरमेंट को पढ़ें, क्या मांग रहा है सिर्फ वही बताएं। जैसे इसके अंदर उसने क्या कहा, मुझे सिर्फ कंडीशंस बताओ कि कौन सी फुलफिल होनी चाहिए अगर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करना हो। अब वहाँ पे ये नहीं बताने लगे ना कि हैंस दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज फ्लाम। अच्छा, पूरा छाप देते हैं क्वेश्चन ही दोबारा, जो क्वेश्चन बताया हुआ है वो पूरे का पूरा सिनेरियो छाप देते हैं दोबारा। मतलब कम ऑन यार ये। अच्छा देखें, अब उसने कहा कौन सी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर क्लेमिंग। उसने सिर्फ कंडीशंस पूछी, वो आपसे ये नहीं पूछना कि इसको वैलिड कहना है या इनवैलिड कहना है कि ये वाला क्या है। उसने सिंपल कहा गया अगर इसको वैलिड करना हो तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे बाकी सप्लाइड जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। ओके, कोल्ड वेदर है जी। सुल्तान हु वॉज अ माइनर एग्रीड टू पे ₹2000, उसने 2000 रुपया पे करने का सोचा या एग्री कर लिया फॉर द जैकेट ऑल दो इट्स मार्केट प्राइस वॉज 1500। यार ज्यादती है। लॉ ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर बेस नहीं कर रही ये बात। 1500 की मार्केट प्राइस है, वो गरीब से आप उसके साथ तो आपको पता है माइनर इज लॉस फेवरेट चाइल्ड, तो फेवरेट चाइल्ड के साथ आप ये कर रहे हैं, लॉ तो आपके साथ बड़ा बुरा करेगा, तो भाई आप उसके साथ गलत करें। अब उसने सिंपल ये कहा कि कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे आप मतलब इसको पूरा कर सकते हैं। तो भाई कंडीशंस ऑब्वियसली यही होनी चाहिए कि बेसिक नेसेसिटी वाली बात है। तो आपने कह रहे हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड विद अ माइनर इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज शुड हैव द फॉलोइंग कंडीशंस। तो उसमें आपने पहले लिख दी है कि जी द गुड्स गिवन मस्ट बी सूटेड एज बेसिक नेसेसिटी ऑफ द माइनर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। तो आपने वो लिखना है कि भैया नहीं जैकेट आप खुद जेन में आपने सोच लिया है और आपने कहा कि जी एग्जामिनर को भी पता ही है कि ये तो बेसिक नेसेसिटी नहीं। सर आपने लिखना है, उसको आपने बताना है कि मैं इसको बेसिक नेसेसिटी समझ रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा कौन सी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं नहीं बताया हुआ कि ये जैकेट बेसिक नेसेसिटी होती है। उसने सिंपल कहा उसको सर्दी लग रही है, उसने जैकेट दे दी। तो अब वो पूछता है कि कौन सी कंडीशन मीट होंगी तब जाके मिलेगा। तो भाई कंडीशन आपने लिखनी है कि बेसिक नेसेसिटी एक तो होनी चाहिए, और सेकेंडली 2000 रुपये रिकवर नहीं किए जा सकते, ठीक है, सॉरी 2000 रुपया नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पर भी देखें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि वो एग्री कर गया इतने पैसे पे करने के ऊपर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को समझना है कि भाई वो 2000 पे करने पे एग्री कर बैठा है। एग्री करने का ये मतलब नहीं कि अब जो आ गया सो आ गया, नहीं। आपने भाई
मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आप पैसे नहीं, वैसे तो आपको रीज़नेबल लेने चाहिए थे, लेकिन चलो रीज़नेबल हमें नहीं अभी पता, तो कम से कम 1500 तो पता है ना, आप तो 1500 से भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप भाई फिर ये लिखोगे कि आप उनसे पैसे नहीं ये रिकवर कर सकते 2000, आपने बल्कि 1500 जो है मार्केट वैल्यू उस हद तक आपने लेने हैं उनसे। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, रोही हु पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ सोलत विदाउट बीइंग आस्क्ड, सोलत का उसने बिजली का बिल पे कर दिया, इज नाउ डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम सोलत, वो अब जी सोलत से पेमेंट मांग रही है। रोही मेरे ख्याल में आरोही वो मूवी थी ना, तो शायद वही है। अच्छा, अब उसने भी सोलत का बिल पे कर दिया, वो कहते हैं सिचुएशन कोई कंडीशन मुझे बताएं जिस कंडीशन में वो उससे पैसे रिकवर कर सकती है। वैलिड इनवैलिड नहीं पूछ रहा, वो सिंपल पूछ रहा है कि यार ये केस बन गया है, तो दुनिया में अगर कोई शख्स किसी का बिजली का बिल पे कर दे तो क्या कंडीशन हो सकती है, अगर कोई हो कानून में, तो अगर वो 2-3 कंडीशंस पूरी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यार इसको पैसे मिल सकते हैं। वही ना, आपने वही लिखना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंटरेस्टेड पार्टी वाला केस। सही है कि अगर इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो किसी की पेमेंट कर दे, इसका मतलब है कि इफ़ रोही इज़ एन इंटरेस्टेड पार्टी इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, अगर वो इंटरेस्टेड पार्टी है। अब देखो यहाँ पे उसने कुछ नहीं बताया वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, और आपने भी खुद वहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं देने बैठ जाना यार ये फ़लाँ हो सकती है फ़लाँ नहीं, सिंपल आपने कहना अगर वो इंटरेस्टेड पार्टी है, ठीक है, तो फिर जो है वो उससे रिकवर कर सकती है। तो उसने देखो कहा रोही कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ़ ओनली इफ़ द फॉलोइंग 2 कंडीशन वर सेटिस्फाइड, रोही हु मेड द पेमेंट हैड इंटरेस्ट इन सच पेमेंट, एक तो उसका इंटरेस्ट था, सेकेंडली उसने लॉफुली देने थे पैसे, द पेमेंट मस्ट बी सच विच सोलत वॉज बाउंड बाय लॉ टू पे, सोलत ने ही ये पैसे देने थे बाय लॉ, तो फिर तो भैया आप कर सकते हैं। सिंपल देखो, उसने कुछ नहीं बताया वैलिड है कि इनवैलिड है, आपने उन्हें जज्बाती हो ना, रिक्वायरमेंट को इज्जत देनी है, रिक्वायरमेंट को समझना है, प्लीज़ ये बातें ना ज़रा गौर से सुने। थर्ड, समी अकुली कुली जो होता है सामान उठाता है, पिक्ड अप द गुड्स परचेज बाय नादिया फ्रॉम द सुपर मार्केट एंड टुक देम टू हर कार, उठा के भाई उसके गाड़ी में रख दिए। नादिया डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, नादिया ने कोई मसला नहीं किया। समी डिमांडेड सर्विस चार्जेस फ्रॉम नादिया, समी ने अब उससे पैसे मांग लिए। वैलिड इनवैलिड नहीं पूछ रहा आपसे, नहीं पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है भाई, वो कंडीशन बता दो जिससे वैलिड हो जाए बस। कहता ये ना कहो कि ये वैलिड हो गया, कि ये वैलिड है इनवैलिड, वॉइड है, कुछ भी ना बताओ, कहता मुझे सिर्फ वो कंडीशंस बताओ जिसकी वजह से ये वैलिड बन जाएगा। तो भाई क्या कंडीशंस थी, कंडीशन वही कि भाई अगर तो आपने नॉन ग्रेचुइटसली किया था, समी ने अगर तो ये वाला एक्ट नॉन ग्रेचुइटसली किया था, सेकेंडली नादिया को इससे बेनिफिट हुआ है, ठीक है, ये आपने बात कर लेनी है, और लॉफुल काम था तो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ हो जाएगी। तो भाई उसने कहा समी हैड लॉफुली डन दिस सर्विस फॉर नादिया, नादिया हैड द ऑप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, ये तो चलो उसने एक्स्ट्रा एक डाल दिया। समी डिड नॉट हैव एन इंटेंशन टू एक्ट ग्रेचुइटसली एंड नादिया हैड एंजॉयड द बेनिफिट्स, तो भाईजान फिर आप करेंगे। कंडीशन पूछी है, शराइत पूछी हैं, यार कौन सी शर्तें पूरी हो जाएं तो मैं इसको वैलिड समझूंगा। उसने आपको ये नहीं कहा कि इसके ऊपर कमेंट करो ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तहम्मुल के साथ इंग्लिश रिक्वायरमेंट को उर्दू में इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में चाहे करें, लेकिन उसको तसल्ली के साथ समझ के चलें। रिक्वायरमेंट ही गलत पढ़ ली है ना, तो आगे जो लिखा गया वो गलत है सारा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर एक तरफ है, 15 मिनट वो जो एडिशनल आपको मिलते हैं ना वो एक तरफ है। वो बेसिकली 15 मिनट वो पहले वाले तो चलो हैं ही, वो भी किस तरह यूज़ करने हम करेंगे बाद में बात, एक जब पेपर आएंगे। लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो 15-20 मिनट 3 घंटे के अंदर अंदर आपके लगने हैं ना, 15-20-25 मिनट लगते होते रिक्वायरमेंट पढ़ने में, इतने आपने लाजमी देने हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ते भाई ख़त्म है कहानी। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं कि वो रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाते। अच्छा जी, समी रेंटेड हिज हाउस टू कुर्बान फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट एन एग्रीड सम ऑफ 10,000 पर मंथ, ओके जी। आफ्टर द फर्स्ट 2 months कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द रेंट, वो पेमेंट नहीं कर रहा। बाकिर अ नेबर, एक नेबर साहब हैं जी बाकिर, बीइंग कंसर्न विद द स्ट्रेन रिलेशनशिप विद समी एंड कुर्बान, उसने कहा यार डेली आके इसका ऑनर यहाँ पे चीखता चिल्लाता है, क्या इनका आपस का मसला हुआ पड़ा है। उसने रिपेड द रेंट विद गुड इंटेंशन, गुड इंटेंशन के साथ,
चलें जी, अच्छी बात है, उसकी मेहरबानी है। सब्सिक्वेंटली ऑन कुर्बान रिफ्यूजल टू रीइंबर्स द अमाउंट, बाद में जाहिर उसने कुर्बान को कहा कि भाईजान मैंने आपके पैसे पे किए, मुझे वापस करें। बाकिर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम ऑन द ग्राउंड दैट ही मेड द पेमेंट ऑफ टू समी विच कुर्बान वाज लीगली बाउंड टू मेक एंड बीइंग अ क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बाकिर इज एंटाइटल्ड टू द रीइंबर्समेंट। उसने कहा कि भाईजान मैंने तो इस वजह से किया था। तो अब वो कहते हैं एक्सप्लेन वेदर बाकिर इज़ जस्टिफाइड इन हिज सूट, वो जस्टिफाइड है या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर फिर रिक्वायरमेंट को इज्जत देनी है। अब आप लोगों का होता है ना कि लिखने का तरीकाकार क्या, तो भाई लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। उसने पूछा है कि वो जस्टिफाइड है, आपने यही बताना है। आपने ये नहीं बताना है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो नहीं पूछना। ये समझें थोड़ी सी बात को, ठीक है। वर्ड्स मैटर, अल्फाज जो होते हैं उनका चुनाव बड़ा ही मैटर करता है। अब ये कब आएगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे प्लस प्रैक्टिस, खुद क्वेश्चन लिख लिख के करेंगे, फिर आप उसको एग्जामिनर के सोल्यूशन के साथ देखें कि भाई वो क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखें, उसने कहा कि एक्सप्लेन वेदर बाकिर इज जस्टिफाइड इन हिज सूट। उसने ये पूछा है आपसे। अगर आप इसके ऊपर लिख के ना कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है या वो नहीं पूछ रहा आपसे। उसने जो पूछा है ना, आपने उसका जवाब का तरीकाकार लिखना। बेशक लीगल प्रोविजन वही रहेगी, लेकिन उसको जवाब बनाने का तरीकाकार, वर्डिंग इस तरह की होनी चाहिए जिसमें ये आएगा नहीं बाकिर जस्टिफाइड है या बाकिर जस्टिफाइड नहीं है, सिर्फ ये पूछा है उसने, ठीक है। अच्छा, तो सीन क्या था जी, ये अब हमने ऑब्वियसली क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है, जो इंटरेस्टेड पार्टी वाला हमने लिखा नहीं। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड या मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू गेट रीइंबर्स्ड या टू बी रीइंबर्स्ड एज इंटरेस्टेड पार्टी, ठीक है। तो वो भाई कौन सा होगा, पहले नंबर पे द पर्सन हु मेड द पेमेंट मस्ट हैव हिज ओन इंटरेस्ट इन द पेमेंट एंड द अदर पार्टी मस्ट बी बाउंड बाय लॉ टू पे। अब ये दूसरी वाली सिचुएशन तो चलो इसमें बन ही रही है, उसने जाहिर देने लगे, पहली भाई इंटरेस्ट ही कोई नहीं था। तो हमने यहाँ पे लिखना है बाकी डज नॉट, उसने जो लिखा सीम टू हैव एनी इंटरेस्ट इन दी पेमेंट, उसका कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा, उसका क्या ज़ाती दिलचस्पी, नेबर है बस, ठीक है। तो अल्लाह वास्ते कर दिया, मेहरबानी उसकी। एंड देयर फॉर ही इज़ नॉट जस्टिफाइड इन हिज सूट, बस ख़त्म बात, इतनी करनी है। वैलिड है, इनवैलिड है, वॉइड है, कुछ नहीं पूछ रहा वो आपसे। सिंपल जो उसने पूछा है आपने उस हवाले से जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद करना है जी। ये जो है ना, मोहसिन एक्वायर्ड अ पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड मोरो सिंध, ये प्लीज़ आप लोगों ने खुद करना है। प्रैक्टिस सेशन 4 आपकी बुक्स में शायद कोई एक आधा क्वेश्चन ऐड भी हुआ है, लेकिन करना मोहसिन वाला है, ठीक है। मोहसिन एक्वायर्ड अ पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन मोरो। अच्छा, इसको आपने करना है और ये प्लीज़ सबमिट करवाना है। और भाई रिक्वायरमेंट को पढ़ के तसल्ली के साथ समझ के फिर हमने लिखना है, जो पूछा है उसी एंगल से बताना है, ताकि जो उसका क्वेश्चन होता है ना, एंड पे जो जवाब निकल रहा है उसके साथ मुताबिकत रख लेंगे। यार अच्छा मैंने पूछा ये था, अगर आप कुछ और लिख के आगे ना, चाहे वो सही भी अपनी तरफ से लिखा, वो गलत है, ठीक है। चलें, ये था ही। बाकी इंशाल्लाह हम कल फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो है हमारा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करता है, किसने करने होते हैं, किस तरह से परफॉर्म होते हैं। इसमें हम जॉइंट प्रोमिसेस भी पढ़ेंगे, मशहूर ज़माना, उसमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। चैप्टर 6 और 7 दोनों परफॉर्मेंस के ऊपर है इंशाल्लाह, वो फिर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नहीं फिर कल इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।